आज हम लोग छोटा सा टॉपिक है जिस पे हम लोग बात करेंगे और टॉपिक का नाम है न्यूक्लिक एसिड। ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा पहले हम लोग चलते हैं, इसके पृष्ठभूमि को समझते हैं कि न्यूक्लिक एसिड ये नाम कैसे पड़ा, कहाँ से आया। थोड़ा सा इसके स्टोरी को समझ लेते हैं, फिर हम लोग आएंगे पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड के टाइप क्या होते हैं और इसके तमाम यूजेज वगैरह क्या हैं, क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन हमारे आने वाले। सबसे पहले आप लोगों ने अगर थोड़ा सा किताब को प्रॉपर पढ़ा होगा तो ध्यान होगा आप लोगों को, जो घाव होता है ना तो बोलते हैं पस। तो पस सेल के WBC से, पस जो सेल है पस सेल के WBC से सबसे पहले सेल निकाला गया और इस सेल के भीतर सेल है। तो WBC में क्या होता है, न्यूक्लियस तो होता ही होता है, न्यूक्लियोटेड सेल है ये। इसमें जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस पे कुछ स्टडी किया जा रहा था। न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव्य है, जो इसका नाम क्या है, इस प्रोटोप्लाज्म का नाम क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर के प्रोटोप्लाज्म का नाम क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के भीतर एक एसिडिक सब्सटेंस मिला और उस एसिडिक सब्सटेंस का नाम क्या था, न्यूक्लिन। तो नाम रखा गया न्यूक्लिन। और ये रखने वाला साइंटिस्ट कौन था, साइंटिस्ट का नाम क्या था, फ्रेडरिक। क्योंकि ये अपना रिसर्च कर रहा था मिशन, उस रिसर्च के दौरान इससे इसने क्या हुआ, ये जो एसिडिक सब्सटेंस मिला उस एसिडिक सब्सटेंस का नाम रख दिया इसने। क्या रख दिया उसके जगह पर, न्यूक्लिन कहा इसने, कहा कि ये न्यूक्लिन है वास्तव में। और इस प्रकार से आगे यही न्यूक्लिन किस नाम से जाना गया, वो जाना गया न्यूक्लिक एसिड के नाम से। और ये नामकरण जो न्यूक्लिक एसिड है ये किसने दिया है, तो ये दिया है नामकरण बेसिकली अल्टमैन ने। लेटर क्या हुआ, अल्टमैन जो है, अल्टमैन ने न्यूक्लिक एसिड नाम दिया, इसी न्यूक्लिन को कहा न्यूक्लिक एसिड। दो तीन बातें आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल याद रखना चाहिए। न्यूक्लिक एसिड के लिए तीन चार टर्म याद रखो। पहला, न्यूक्लिन टर्म किसने दिया है, तो खुद फ्रेडरिक मिशर ने दिया है। जबकि न्यूक्लिक एसिड टर्म किसने दिया है, तो ये अल्टमैन ने दिया। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, तो न्यूक्लियस के अंदर का प्रोटोप्लाज्म है। और न्यूक्लियस क्या है, तो ये कंट्रोलिंग हेड ऑफ सेल्स होता है। ये क्या है, कंट्रोलिंग हेड ऑफ सेल्स। और सवाल है कि कंट्रोलिंग हेड ऑफ सेल कहते किसको है, क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कंट्रोलिंग हेड क्योंकि इस न्यूक्लियस के अंदर जीन है, इसी न्यूक्लियस के अंदर DNA है और इसी न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोजोम है। इसी के अंदर क्या क्या है, इसी के अंदर तीनों है, तीनों का आपस में संबंध भी है। मतलब इंटायर जो जेनेटिक मटेरियल है वो जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे है, इस न्यूक्लियस के अंदर में है। किस फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में है, यहाँ पे याद रखना, ये जीन के फॉर्म में है, ये DNA के फॉर्म में है और ये क्रोमोजोम के फॉर्म में है ये। और अगर थोड़ा सा और समझे तो जीन क्या है, तो जीन क्या है, ये वो DNA का स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है। DNA का स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट का नाम क्या है, जीन है। जीन क्या करता है, ये कैरेक्टर को डिटरमाइन करने का काम करता है। तुम्हारा नाक है, कान है, लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई है, कलर है, बाल का है, हर एक चीज किसने तय किया हुआ है, ये तय किया है जीन ने। हर एक एक लक्षण के लिए एक जीन जवाबदेह है। और जीन पे बहुत सारा बात हम लोग आगे देखेंगे कि वन जीन वन एंजाइम भी थियरी आया था जिसको बीडल टॉटम ने दिया था, और उधर अभी नहीं जा रहे हम लोग हैं। फिलहाल इतना समझ लो आप लोग
जो जीन है वो जीन भी कहाँ है, इस न्यूक्लियस के अंदर। जीन का काम क्या है, ये कैरेक्टर को तय करता है। ये जीन खुद क्या है, तो ये डीएनए का फंक्शनल यूनिट है। मतलब डीएनए में कुछ ऐसा ही भाग है जो नॉन फंक्शनल है। तो डीएनए फिर क्या है, यहाँ पे डीएनए क्या है, जीन को अपने अंदर रखे हुए है। ऑल जीन आर फाउंड इनसाइड डीएनए। तो डीएनए के अंदर सारा जीन है। तो डीएनए कर क्या रहा है, डीएनए इज स्टोरेज हाउस ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर, बिकॉज जीन आर द डिटरमाइनर ऑफ कैरेक्टर। जीन कैरेक्टर को तय कर रहा है। जीन खुद कहां पे है, डीएनए में। तो डीएनए क्या कर रहा है, स्टोरेज हाउस हो गया कैरेक्टर का, मतलब जेनेटिक सब्सटेंस का या कैरेक्टर का। बात समझ में आ रहा है, पहले इतना याद रखो। और तीसरा क्या है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं, व्हीकल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। एक जनरेशन से कैरेक्टर को दूसरे जनरेशन में ले जाने का काम कौन करेगा, क्रोमोसोम। अब सवाल एक और दिमाग में बैठ रहा होगा, सर बात तो न्यूक्लिक एसिड का कर रहे हैं, कुछ तो कॉन्टेक्स्ट है। इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा इसके स्टोरी में जाकर समझेंगे, फिर समझ में आएगी कॉन्टेक्स्ट क्या है। जिस जेनेटिक मटेरियल के कारण न्यूक्लियस को हम लोग बोल रहे हैं कंट्रोलिंग हेड, उसके मूल में क्या है, उसके मूल में जीन है, उसके मूल में डीएनए, उसके मूल में क्रोमोसोम है। अब सवाल होगा ना कि ये तीनों वास्तव में है क्या, किसका बना हुआ है। तो क्रोमोसोम खुद बना हुआ है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का। डीएनए या जीन ये दोनों बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड का। और वास्तव में जो डीएनए है ये खुद क्या है, ये खुद है न्यूक्लिक एसिड। डीएनए खुद क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। और इसलिए मैं कहा हूं कि कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ेगा, क्योंकि इस डीएनए पे काम कर रहा था, जानना चाह रहा था, अपने शोध को एक अंजाम तक पहुंचाना चाह रहा था, कौन, फिशर। और इसी क्रम में इसने पस सेल के अपने ठीक है, इसने पस सेल के WBC पे काम करना शुरू किया। और उसे उसके न्यूक्लियोप्लाज्म पे जब वो काम कर रहा था, उस न्यूक्लियोप्लाज्म के भीतर में एक एसिडिक सब्सटेंस मिला जिसका नाम रखा न्यूक्लिन। और इसके बाद क्या हुआ, अल्टमैन जब आए उसने इसी न्यूक्लिन को कहा क्या है ये न्यूक्लिक एसिड है। आई होप इतना समझ गए। अब हम लोग चलते हैं, यही वो न्यूक्लिक एसिड है। अब आगे हम लोग बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार का होता है। तो आप सबको नहीं पता है तो चलो समझते हैं पहले इसके। देखो न्यूक्लिक जो एसिड है ये 2 टाइप का होता है। अगर इसकी बात करें तो टाइप का है ये। एक क्या है यहाँ पे डीएनए, दूसरा क्या है यहाँ पे आरएनए। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सी राइबो एसिड। ऑक्सी राइबो, और दोनों है तो न्यूक्लिक एसिड ही, याद रखो। आरएनए क्या है, ये राइबो न्यूक्लिक राइबो। अब यहाँ पे आप लोगों को अगर गौर से देखो एक चीज तो क्लियर हो जा रहा है, यहाँ पे राइबो है और यहाँ पे डीऑक्सी राइबो है। क्या है अभी तो आगे बात करेंगे, पर एक चीज साफ साफ है कि दोनों एसिड है। कौन सा, न्यूक्लिक एसिड। मतलब और दोनों का नेचर भी क्या हो जाएगा, तो दोनों एसिडिक नेचर का होगा। अगला सवाल यहाँ पे आप लोगों के मन में ये जरूर खटपटा रहा होगा, सर डीएनए और आरएनए का बना हुआ होता है। डीएनए पहले याद रखो कि डीएनए तो डबल रिंग स्ट्रक्चर है, और आरएनए क्या है, ये सिंगल रिंग या सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है। आरएनए का स्ट्रक्चर ये वाला है और डीएनए का कौन वाला, ये वाला। तो मन में एक सवाल है ना कि दोनों किसका बना हुआ है। याद रखो इस बात को, बोथ आर मेड अप ऑफ, दोनों किसका बना है, दोनों बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड का। अब क्लियर हुआ। तो दोनों को बनाने वाला, हर को बनाने वाला ईंट कौन है यहाँ पे, डीएनए और आरएनए को बनाने वाला ईंट कौन है, न्यूक्लियोटाइड है। और जब कई सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़ता चला जाएगा, और जब वो जुड़ करके एक इस तरह के सिंगल स्ट्रैंड को बनाएगा, तब वो क्या कहलाएगा, आरएनए। और वो अगर डबल स्ट्रैंड को बनाया तब वो क्या कहलाएगा, डीएनए। तो बेसिक जो यूनिट है वो क्या है, वो है न्यूक्लियोटाइड।
दिमाग में होगा न्यूक्लियोटाइड होता क्या है और न्यूक्लियोटाइड खुद किसका बना हुआ है, फिर उसको भी देखते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे है ये बेसिकली बना हुआ किसका होता है, एक बेस प्लस एक शुगर प्लस एक फॉस्फेट से, एक न्यूक्लियोटाइड एक बेस एक शुगर और एक फॉस्फेट से मिलकर के बना हुआ होता है। अब ये जो बेस है, चूंकि इस बेस में नाइट्रोजन लगा हुआ होता है, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, नाइट्रोजनस बेस। ये जो शुगर है, मतलब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एन बेस बोलते हैं, नाइट्रोजनस बेस कहते हैं इसको। ये जो शुगर है, यहां पे शुगर होगा उसमें 5 कार्बन होता है, इसलिए उसे बोलते हैं पेंटोज शुगर, या इसी का एक और नाम है राइबोज शुगर। और यहां पे जो फॉस्फेट है ये H3PO4 माइनस फॉस्फोरिक अम्ल के फॉर्म में होता है। अब एक बात याद रखना, एक बेस एक शुगर एक फॉस्फेट जब मिल जाएगा तो क्या बनेगा, एक न्यूक्लियोटाइड। और जब ऐसे कई सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ेगा तो क्या बनेगा, या तो आरएनए या तो डीएनए बनेगा। अब है कि ये जो बेस और शुगर को क्या हम लोग एक साथ कुछ कहते हैं, यस, इसको क्या कहेंगे एक साथ, न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। तो हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड। और जब ये न्यूक्लियोसाइड जुड़ जाता है फॉस्फेट से, या जो फॉस्फेट ग्रुप है फॉस्फोरिक अम्ल ग्रुप में, तो ये अगर फॉस्फेट से जुड़ जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। आप ऐसे भी कह सकते हो कि न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड, और आप ऐसे भी कर सकते हो कि बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड, या आपके जैसा मन में उसे कह लो। या आप ये भी कह सकते हो, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फेट इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड, या ये भी कह लो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड, या आप ये भी कह लो बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। तो वो कहने का अपना अपना तरीका है, आप जो भी कह लो। अब रही बात जहां तक बेस का, तो बेस यहाँ पे 2 प्रकार का है, वो भी उसके रिंग जो स्ट्रक्चर है उसके आधार पर। तो एक पे एक क्या है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूरिन। प्यूरिन क्या है, ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है, तो याद रखोगे इसको, यहाँ पे डबल रिंग स्ट्रक्चर है। और दूसरा क्या है, पायरीमिडीन। और पायरीमिडीन क्या है, ये है सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। और इसके साथ यहाँ पे क्या है, राइबोज शुगर। राइबोज शुगर की जब हम बात करें तो राइबोज शुगर का जो स्ट्रक्चर क्या होगा, तो वो 5 कार्बन का शुगर होता है। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीजन एटम हो गया, यहाँ पे कार्बन 1 है, ये हो गया, यहाँ पे कार्बन 2 हो गया, ये कार्बन 3 है। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कार्बन 4, और इससे जुड़ा हुआ क्या होगा, कार्बन 5, और यहाँ पे ऑक्सीजन एटम हो गया, तो ये हो गया पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर। और इसी शुगर के अगर कार्बन नंबर 2 पर एक तरफ H दूसरी तरफ OH होता है, तो ये है राइबोज का स्ट्रक्चर। और इस राइबोज से अगर ये ऑक्सीजन एक तरफ का अगर इसको हम हटा देते हैं तो ये क्या कहलाएगा, डीऑक्सीराइबोज। तो जिस शुगर में यहाँ पे जो देख पा रहे हो, ये ऑक्सीजन अगर हम यहाँ से हटा दिए, एक ऑक्सीजन इसको अगर हटा दिए तो क्या बदल जाएगा, ये डीऑक्सीराइबोज कहलाएगा। और जब तक है तब तक ये राइबोज है। तो अभी जो पेंटोज शुगर जो दिख रहा है ये राइबोज का स्ट्रक्चर है। और राइबोज किसका शुगर है, राइबोज तो आरएनए का शुगर है। और एक ऑक्सीजन अगर माइनस कर देंगे, अब्सेंट कर देंगे, एक ऑक्सीजन डेफिशिएंट शुगर है, तो वो शुगर क्या कहलाएगा, तो वो शुगर कहलाएगा डीऑक्सीराइबोज, जो डीएनए में होता है। तो 2 बातें क्लियर हो गया, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होगा, आरएनए में राइबोज शुगर होगा। राइबोज शुगर को पहचानने का तरीका क्या होगा, H और OH होगा। डीऑक्सीराइबोज का मतलब हुआ कि H और OH का जो जगह पे यहाँ भी H ही होगा, एक O जो है ये O नहीं होगा कार्बन नंबर 2 पर। क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज होने का वजह क्या है, याद रखना
वन ऑक्सीजन डेफिशिएंट सुगर एट कार्बन नंबर 2, वन ऑक्सीजन डेफिशिएंट सुगर एट कार्बन नंबर 2 आर कॉल्ड व्हाट? डीऑक्सीराइबोज। तो दो तरह का सुगर हो गया, एक क्या है राइबोज और दूसरा डीऑक्सीराइबोज, और दोनों में कार्बन की संख्या कितना है? तो दोनों में कार्बन की संख्या 5 ही है, इसलिए क्या कहेंगे? पेंटोज सुगर। अब जहां तक बात रही प्यूरिन और पायरिमिडिन, ये बेस का, और ये क्या है? फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 माइनस है यहाँ पे स्ट्रक्चर। तो पहले समझते हम लोग है प्यूरिन और पायरिमिडिन ये कितने प्रकार का होता है। ये यहां से हम लोग इसको देखते हैं। अब देखो जो प्यूरिन है, ये जो प्यूरिन है